दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक भगत। आज हम छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रवि भगत जी से हम कुछ खास बातचीत करने जा रहे हैं। रवि जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को परिचय देंगे? नमस्कार, मैं रवि भगत, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। रवि जी, क्या कुछ रणनीति है इस बार बताएंगे थोड़ा सा? ये बेरोजगारों का जो बेरोजगारी भत्ता को लेकर के क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया है? रणनीति तो संगठन के हमारे वरिष्ठ बना रहे हैं। युवा मोर्चा का काम है उन रणनीतियों को धरातल तक लेके जाना। पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को कुछ वादे किए थे, जिनमें से युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और बेरोजगारी भत्ता आज तक नहीं मिला है। युवा मोर्चा लगातार इस विषय को उठाते आ रही है। हमने इस पे विषय पर रायपुर में एक बड़ा आंदोलन भी किया। उस आंदोलन के प्रभाव से, युवा मोर्चा के दबाव से आकर अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता का घोषणा किया है, और बेरोजगारी भत्ता के घोषणा में बड़ा हास्यप्रद है। घोषणा तो चुनावी घोषणा में था, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये चुनावी घोषणा थी। अभी उस पर क्या कुछ जो है और ऐलान किया गया है? मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि चुनावी घोषणा था। चुनाव होने के बाद चुनावी घोषणा के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता सबको मिलना था। प्रतिमाह 2500 रुपया प्रत्येक बेरोजगार को मिलना था। जिसका रोजगार कार्यालय में पंजीयन है, जिसको शासन के द्वारा किसी प्रकार की नौकरी नहीं दी गई है, वो व्यक्ति बेरोजगार है, उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। हम भी इसी बात को कहते आ रहे हैं, लेकिन आज जस्ट उल्टा है। बेरोजगारी भत्ता नहीं देना है, इसलिए कई प्रकार के नियम कानून लगाए जा रहे हैं कि एक घर में कोई अगर उनके घर का कोई नौकरी कर रहा है तो दूसरे भाई को नहीं देंगे। कोई इनकम टैक्स के दायरे के विषय आ रहे हैं, और कई बार पूर्व जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके बच्चों को भी नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें। ऐसा क्यों रवि जी? वो लोग तो कोई सैलरीड नहीं है, कोई वेतनिक नहीं थे, जनप्रतिनिधि रहे। क्या गुनाह किए जनप्रतिनिधि रहकर? उनके घर के जो बेरोजगारों को क्यों भत्ता नहीं मिलेगा? ये तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को सोचना चाहिए कि आपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, और बेरोजगार कौन, उसका स्पष्ट है कि जिसका रोजगार कार्यालय में पंजीयन है, शासन की ओर से जिसको कोई नौकरी नहीं दी गई है, वो बेरोजगार है, तो उसको वो बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की सरकार बेरोजगारी भत्ता देने में असफल है। चुनावी समय में युवाओं को ठगने के लिए ये घोषणा पुनः अभी भूपेश बघेल जी द्वारा देने का ऐलान किया गया है, और निश्चित ही हमारे प्रदेश के बेरोजगार पंजीयन कराने जा रहे हैं। वहाँ पंजीयन के कार्यालय में लाइन लगी हुई है, और एक वक्त ऐसा था कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर बहुत ही जीरो है, इस प्रकार की बात करते थे, और आज रोजगार कार्यालय में लाखों की संख्या में पंजीयन हो रही है आज के डेट में। पंजीयन के लिए हमारे युवा साथी जा रहे हैं, लेकिन उनको भी वहाँ छलावा और धोखा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री लबरा है, उसको झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। रवि जी, क्या मानते हैं आप? बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, चुनावी जो मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र में था। ये 4 साल बीत गया, तो ये चुनावी वर्ष में देने की ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी उनको? जो है अभी आनन फानन में जो आप लागू कर रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता देंगे और दिया जाएगा, पंजीयन कराओ ऐसा करके। हम तो बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं कहते, हम तो कहते हैं रोजगार दीजिए। आपने रोजगार की बात कही थी। आपको बता दूं, रायपुर में बीएड, डीएड, एसआई इस प्रकार के परीक्षा लिखकर जो अपने भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो युवा साथी आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। उनको पुलिस ने किस प्रकार से लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज करने के बाद उनके जो मुखिया हैं, जो उस आंदोलन को संचालन कर रहे थे, ऐसे लोगों को पुलिस ने थाने में लाके बैठा दिया। थाने में उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ छत्तीसगढ़ सरकार से, क्या वो युवा बेरोजगार कोई आतंकवादी है, कोई नक्सलाइट है, कोई माफिया है, जिसको आप पुलिस में के थाने में लाके आप डंडे बरसा रहे हैं? ये नहीं चलने वाला। छत्तीसगढ़ का युवा देख रहा है। बेरोजगारी भत्ता अगर आपको देना है तो अभी तक के हिसाब से 1,30,000 प्रति युवा का होता है, जिसका रोजगार कार्यालय में पंजीयन है। हमारा सख्त कहना है, सबको भत्ता, पूरा भत्ता, जिसका पंजीयन है उसको भत्ता मिलना चाहिए। और अभी तक के जो पिछले 4.5 साल हम अगर कह सकते हैं, तो उसका पूरा भत्ता मिलना चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो आपको गंगा जल की जो झूठी कसम खाए थे उसको याद करिए। गंगा जल कोई सामान्य विषय नहीं होता।
रवि जी, आपको मैं कुछ और सवाल करना चाहूँगा, चूँकि ये जो आप जितने भी योजनाएं देख रहे हैं, भूपेश बघेल के द्वारा जितने भी घोषणाएं की जा रही हैं, वादे दावे किए जा रहे हैं, उसके अलावा जो आप क्या कुछ माने सफल या क्रियान्वयन की इसके द्वारा किया गया किसी योजना में, धान खरीदी के अलावा ऐसा कुछ योजनाओं का नाम बताइए जिसमें जो भूपेश बघेल जो सक्सेस हुआ होगा। धान खरीदी में भी केंद्र के द्वारा 2100 रुपये की दी जाती है। उसके बाद के अंतर की राशि को ही भूपेश बघेल दे रहा है, खाली ढिंढोरा पीट रहा है। अगर 15वें वित्त की राशि ना आए तो यहाँ एक विकास कार्य नहीं है। प्रधानमंत्री आवास रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास या निर्माण कार्य होने से सिर्फ वो निर्माण कार्य नहीं होता, कोई मजदूरी करता है, कोई इसमें रेत गिट्टी बालू बेचता है, कोई सीमेंट बेचता है, कोई छड़ बेचता है, मतलब उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था उससे घूमती है। आज पंचायतों की स्थिति क्या है? सरपंच चले गए हैं, किसी भी पंचायत में निर्माण कार्य के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। एक तरफ दैनिक भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की बात कही गई थी, उनको ठगा गया है। मतलब कर्मचारी वर्ग इस प्रकार से पीड़ित है कि आंदोलन कर रहा है, उनके आंदोलनों पर भी उनको भगाने के प्रयास किया जा रहा है। हर वर्ग आंदोलित है। छत्तीसगढ़ की सरकार पूर्ण रूप से मुझे तो फेल नजर आती है। क्या मानते हैं आप, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? प्रधानमंत्री आवास की आपने बात की, प्रधानमंत्री आवास के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ में, प्रत्येक गांव में जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा भी कोई ऐसा जो है प्रयास नहीं किया जा रहा, जिसके चलते जो हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, आप इस बात को, मैं आपकी बात को नकारूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पे गया है और जितने भी हितग्राही हैं उनसे बात करके उनसे हमने फार्म भरवाया है कि किस प्रकार से भूपेश बघेल जी के द्वारा यह आवास को रोका गया है। इसके विषय में हम बड़ा आंदोलन कर चुके हैं। इसके डर के थोड़ा मोड़ा राशि जारी करने का कार्य भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, लेकिन सब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास को किस प्रकार से डकारने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। रवि जी, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में जो अभी जो लगातार बुलडोजर चल रहे हैं और माफियाओं पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आप लोग भी बुलडोजर चलवाएंगे, माफियाओं पर गोली चलेगी, या क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अगर प्रदेश में शांति आती है, प्रदेश में खुशहाली आती है किसी कार्य से, तो मुझे लगता है कि वो कार्य करना चाहिए। जो माफिया गुंडे हैं उनको यूपी में हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनको जो जिस भाषा में समझता है हम उस भाषा में जवाब देंगे कहते हुए उनको जवाब दे रहे हैं, जिसके कारण आज यूपी शांत बना हुआ है। जिस यूपी के स्वभाव और व्यवहार को हम सब लंबे समय से जानते हैं, लेकिन आज यूपी का माहौल बदला है। वो क्यों बदला है? कि गुंडे बदमाशों को उनके भाषा में जवाब दिया जा रहा है। आप उसको बुलडोजर चलाना कह सकते हैं, बुलडोजर कार्रवाई कह सकते हैं। निश्चित ही छत्तीसगढ़ में अगर कोई इस प्रकार से करेगा तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम भी उसी तरह से जवाब देंगे। आप देख सकते हैं बीरनपुर की घटना, एक 22 साल का युवक को किस प्रकार से महिलाओं ने मस्जिद पे घसीट के लेके उसकी हत्या कर दी। आज तक कुछ लोगों को पकड़ा गया है और कुछ लोगों को अभी तक भी नहीं पकड़ा गया है। किस प्रकार से कांग्रेस उसको सह दे रही है। इसमें भी आप लोगों ने वहाँ खड़े होकर के जो है झुग्गी झोपड़ियों में आग लगवाई, ऐसा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके मौजूदगी में वहाँ पर आग लगाई गई, ऐसा आरोप लग रहा है। इस पर क्या कुछ सफाई देते हैं? मैं स्वयं उस आंदोलन पे था। प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ आगे आगे युवा मोर्चा की टीम चल रही थी। पुलिस हमको वहाँ तक जाने ही नहीं दी है। स्वयं प्रशासन ने, हम लोग वहाँ तक ना पहुँच सकें इसलिए स्वयं आग लगवाई। आग लगा के ऐसे माहौल बनाने का प्रयास की कि बहुत बड़ा कोई दंगा हो जाएगा। किसने आग लगवाई? ये प्रशासन के लोग हैं। हम तो शांतिपूर्ण जाके उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करना चाहते थे। आपने हमको जाने नहीं दिया। आप का कानून व्यवस्था फेल है, आप भारतीय जनता पार्टी को पर इल्जाम लगाएंगे, ये नहीं चलने वाला है। इसको क्या मानते हैं? बीरनपुर की जो घटना है, बेमित्रा साझा की जो घटना है, जिस पर अपन जो चर्चा कर रहे हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये सांप्रदायिक दंगा है या फिर और कुछ हो सकता है? इसमें लव जिहाद का जो मामला आता है, ये खुलकर कुछ जानते हैं तो बताएंगे हमारे दर्शक। बीरनपुर की घटना पूर्ण रूप से लव जिहाद का मामला है और ये लव जिहाद बीरनपुर में नहीं है। आप छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में देख सकते हैं। बाहर से एक मुस्लिम लोग छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और उनके द्वारा प्लानिंग के साथ हमारे स्थानीय
या कहें कि हम जसपुर सरगुजा में हमारे आदिवासी बेटियों को फंसा रहे हैं, उनके नाम से ज़मीन खरीद रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और वो गांव के जनप्रतिनिधि बन बैठे हैं। इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। जहां इनकी संख्या कम रहती है वहां दादा भाई मितान करते रहते हैं, जहां इनकी संख्या बढ़ जाती है वहां ये अपना असली रूप दिखाना चालू करते हैं। वही बीरनपुर में हुआ है। आज बीरनपुर में 40% की संख्या इनकी हो गई है, तो वहां ये अपना असली रूप दिखा रहे हैं। निश्चित ही हमको तो ये लगता है कि हमारे इन क्षेत्रों में बांग्लादेशी, रोहिंग्या ऐसे मुसलमान आके अवैध रूप से बस गए हैं। मैंने यहाँ तहसील में एक आवेदन लगाया है कि बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनका सत्यापन होना चाहिए। इससे इस नामा होता है उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर इस विषय को प्रशासन गंभीरता से नहीं लेती है तो हम इसके लिए आंदोलन खड़े करने के लिए मजबूर होंगे। इसको भी रवि जी, इसको भी विपक्ष जो है आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आप जो है राजनीति चमकाने के लिए इस अभियान को चला रहे हैं, ऐसा कहता है। इस पर क्या कुछ खंडन करें? देखिए, उनको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं राष्ट्रनीति करती है। हम राष्ट्रनीति के तहत चलने वाले लोग हैं। हम अगर यहाँ कोई व्यक्ति गलत है तो गलत को गलत कहेंगे। हम किसी वर्ग विशेष को नहीं कह रहे हैं, हम मुस्लिमों को ही नहीं कह रहे हैं। अगर कोई बाहरी प्रदेश से या अन्य देश से अवैध रूप से आके अगर लैलूंगा में रह रहा है तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच कराने में क्यों तकलीफ है? कल जिस मोहल्ले में कोई रहता नहीं था, आज वहाँ बड़े बड़े घर बन जा रहे हैं। वो कौन है, कहाँ से आए हैं? यहाँ सैलून खोल के बैठे हैं। सैलूनों में रहने वाले लोग कौन हैं? और सैलून के आसपास जाती हुई लड़कियों को इशारे करके छेड़ते रहते हैं। ये किसी को दिखाई नहीं देता क्या? क्या रवि भगत के अकेले के घर की बहन बेटियां हैं क्या? जब आपके घर की घटना घटेगी तब समझ में आएगा। अभी तक आपके घर में घटना नहीं, आपके घर में आग नहीं लगा है, इसलिए आप चुप हैं। आप वोट बैंक के तहत कुछ भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि रवि अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए। रवि भगत अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं कह रहा है, लैलूंगा की शांति और लैलूंगा के व्यवस्था को ठीक करने की बात कर रहे हैं। यहाँ बाहरी लोगों का राशन कार्ड, बाहरी लोगों का आधार कार्ड, बाहरी लोगों का वोटर आईडी कार्ड बनने से आपको भला हो सकता है, लेकिन वो लैलूंगा का भला नहीं हो सकता। आपके वोटर हो सकते हैं लेकिन वो लैलूंगा के शुभचिंतक नहीं हो सकते। वो जहाँ से आए हैं वो कहीं ना कहीं से वहाँ अपराध करके यहाँ छुपने आए हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ आए और यहीं आके बस गए। इस प्रकार से नहीं चलेगा। हो सकता है कि 15 साल पहले जो लोग आए वो लोग अच्छे लोग हो सकते हैं, 15 साल आए वो लोग अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन बाद में उनका रिश्तेदार वहाँ क्या क्राइम किया उनको यहाँ छुपाने के लिए आए और वो यहीं का बासिंदा बन गया। इस प्रकार की घटनाएं लैलूंगा में लगातार बढ़ती जा रही है। हम विपक्ष में हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार की बातों को समाज के सामने उठाना और आंदोलन करना। अगर सत्ता पक्ष को इस बात से पीड़ा लगता है तो उनके पीड़े का हम इलाज नहीं कर सकते। उसका एक ही इलाज है, इनको सत्ता से बाहर करना। तो निश्चित ही आप समझ सकते हैं, चूंकि यहाँ पर लैलूंगा की इस पावन धरा में बाहर से जितने भी लोग आए हैं उनका कभी भी कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। कहाँ से आए हैं, क्या धंधा करते हैं, इसका कोई जो है कोई पुख्ता जानकारी नहीं होता है थाने के पास। आपको बताना चाहूँगा, बाहर से आए हुए जितने भी कबाड़ के कारोबारी, जितने भंगार हैं, जितने भी यहाँ पर फेरी करने वाले, बाहर से जो फेरी वाले आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं या फिर वो क्यों ना वेस्ट बंगाल से आए हों या बांग्लादेश से आए हों, किसी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता। आए दिन जो है यहाँ बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी जो है चोरी डकैती और यहाँ सेंधमारी की घटनाएं होती है। एक जो स्टेट बैंक है लैलूंगा में वो भी कई बार इसके शिकार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का ढंग से पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण बहुत बड़े बड़े घटनाओं को लोग अंजाम दे चुके हैं। कई हत्याएं हो चुकी हैं जिसका आज तक जो है खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में रवि भगत जी का कहना है कि मैंने पुलिस के लिए एक जो है आवेदन दिया है कि उस पर जो है बाहर से जो आते हैं उनको पुलिस वेरिफिकेशन करा करके बाकायदा उनको एंट्री होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है कि ये लोग। लेकिन मैं रवि भगत जी से और सवाल करना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में जो है ये इसको आप सांप्रदायिक दंगा मानते हैं और उत्तर प्रदेश में अब तक नहीं हुआ, उसको और यहाँ की क्या कुछ तुलना करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा, ये वर्ग विशेष, समुदाय विशेष कहना छोड़िए। वहाँ मुस्लिमों ने मस्जिद पे ले जाके उस बच्चे को मारा है, इसमें वर्ग विशेष समुदाय विशेष क्यों कहते हैं? आप पत्रकार जगत को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा इस बात को स्पष्ट कहे। अगर कोई और वर्ग करता है तो उसको भी स्पष्ट कहे, लेकिन इस प्रकार से समुदाय विशेष कह के जो लोग किए हैं उनको बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की शांति के लिए ऐसे लोगों का परीक्षण कर, उनका चयन कर जो लोग बाहर से आए हैं। सिर्फ लैलूंगा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से बाहरी लोग बांग्लादेशी, रोहिंग्या आके बस रहे हैं, इनका सत्यापन होना चाहिए। सत्यापन होने के बाद इनको बाहर करने की कार्रवाई करनी चाहिए। वो जहाँ से आए हैं, अगर वहाँ के थाने में उनका कोई पुलिस रिकॉर्ड है तो वहाँ के पुलिस को सौंपना चाहिए। वहाँ के थाने से कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है तो हमको यहाँ उनके उससे कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है। मैं आपको सीधा कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार
इन मामलों में फेल है और इन मामलों पे आंख मूंद के बैठी है। ये चाहे रायपुर राजधानी में भी इस प्रकार के बड़े कृत्य हो रहे हैं, रायपुर राजधानी में भी इस प्रकार के अवैध बसाने का काम हो रहा है, आधार कार्ड बनाने का काम हो रहा है, वहाँ उनको राशन कार्ड बनाने का काम हो रहा है, वोटर आईडी पे भी चढ़ाने का काम रायपुर जैसे शहर में बड़े मात्रा में हो रहा है। रवि भगत जी, आपसे हमारा एक लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है, जिसका मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। चूँकि छत्तीसगढ़ के बहुत से भूभाग में ईसाई आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं और आप लोग भारतीय जनता पार्टी और जनजाति सुरक्षा मंच है, साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से क्या कुछ आप लोगों ने जो है नीति और बनाई है, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। डीलिस्टिंग की मांग करते हैं, बार बार यही सवाल उठ रहा है कि ईसाइयों को डीलिस्टिंग किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों आप लोग इस पर जो है एक माहौल खड़े कर रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहूँगा, अभी अंबिकापुर में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का जाना हुआ। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ कार्तिक राम उरांव जी के नामकरण से चौक बनाने की बात कही और उसकी घोषणा की। इससे ईसाइयों को पेट दर्द हो रहा है। कार्तिक राम उरांव कौन है? कार्तिक राम उरांव जी आदिवासी समाज के ऐसे विद्वान हैं जिनका कई विषयों पे डिग्री है, जिन्होंने भारत की राजनीति में एक बड़ा योगदान दिया है। उनके मन में ये बात उठी कि असल आदिवासियों का हक जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं, जो अपनी रीति रिवाज परंपरा को छोड़ दिए हैं, वो उठा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उस समय मांग को उठाया और उनकी षड्यंत्र के तहत रहस्यमयी मृत्यु हो गई। हम उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं, हम उनकी बात को उठा रहे हैं। आज ईसाई कहते हैं कि कार्तिक राम उरांव जी का मूर्ति बनेगा तो डिलिस्टिंग का मूर्ति होगा, डिलिस्टिंग का चौक होगा, हमको उससे पीड़ा होगा। भैया, आप रीति रिवाज संस्कृति को छोड़ चुके हैं। आपका चर्च कहता ही नहीं है कि, आपका फादर कहता नहीं है कि आप ईसाइयों के रिवाज के साथ साथ आदिवासी रिवाज को मान सकते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है। आप जिस कल्चर को मानते हैं उसका लाभ लीजिए ना, आप आदिवासी समाज का लाभ क्यों लेना चाहते हैं? मैं कई बार इन विषयों को आपके साथ भी। रवि जी, चूँकि आप भी आदिवासी समुदाय से हैं, आप भी अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं, क्या डिलिस्टिंग करने पर आपका जिला या आपका प्रदेश या आपका ब्लॉक, आपका ये जो जितना आप देख पा रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, पेशा कानून यहाँ से जब हट जाएगा स्वतः ही डिलिस्टिंग हो जाएंगे, हिंदू डिलिस्टिंग हो जाएंगे, ईसाई डिलिस्टिंग हो जाएंगे, ऐसा कहना है लोगों का। चूँकि सब के सब यहाँ पर सामान्य जाति के लोग हो जाएंगे, तो कैसे कुछ चुनाव प्रक्रिया होगा, कैसे यहाँ की स्थिति होगी? ये प्रोपोगेंडा कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है कि 5वीं अनुसूची खत्म हो जाएगी, पेशा एक्ट लागू है वो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार का प्रोपोगेंडा फैलाने वाले लोग, जिनकी खुद की आइडेंटिटी ठीक नहीं है, ऐसे लोग हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हिंदू क्यों डिलिस्टिंग होगा? हिंदू समाज पूरे जनजाति समाज के रीति रिवाज को मानता है। गोत्र पूजा हिंदू समाज में होता है, गोत्र पूजा आदिवासी समाज में, धरती पूजा हिंदू समाज में होता है, धरती पूजा आदिवासी समाज में होता है, पितर पूजा आदिवासी समाज में होता है, पितर पूजा हिंदू समाज में होता है। वही जन्म संस्कार, वही मृत्यु संस्कार, थोड़े थोड़े अंतर हो सकते हैं। यहाँ घाट घाट पे पानी और कोस कोस पे बानी जिस प्रकार से बदलती है, उतना ही अंतर है। प्रकृति की हर पूजा हिंदू समाज में होता है और हिंदू समाज का पूरा रीति रिवाज जनजाति समाज से मिलता जुलता है। हम कोई अलग इतर नहीं जाते। हमने कभी नहीं कहा कि सरना पूजा करने से पाप मिलेगा, सरना में शैतान रहता है, हमने नहीं कहा। हम तो सरना मेरा सीधा सवाल था कि चूंकि आप जैसे ईसाई लोग अलग हो जाते हैं, आदिवासी जो जनजाति समुदाय से अलग हो जाते हैं, डिलिस्टिंग हो जाती है, तो यहाँ से 5वीं अनुसूची खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा दावा किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? है कितनी संख्या कि इनके अलग हो जाने से 5वीं अनुसूची खत्म हो जाए? कितनी संख्या है? आपकी संख्या ही उतनी नहीं है। और मुझसे जो लोग लोभ से गए हैं, बोलो जब डिलिस्टिंग होगा तो अपने रिवाज पे लौटेंगे, हम स्वागत करते हैं, आए वापस। और कुछ लोग इस वर्ग को भड़काने के लिए कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, मैं डिलिस्टिंग का विरोध करता हूं। ऐसे लोगों से मैं हमारे लेलुंगा क्षेत्र में निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग मैं हिंदू नहीं हूं, आदिवासी हिंदू नहीं है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनको दुर्गा पूजा में, शिवरात्रि में, गणेश पूजा के मंचों पे ना बुलाएं, उनको मंदिर में प्रवेश ना करने दें। ऐसे लोग जो वोट बैंक के लिए आदिवासी हिंदू नहीं है कहते हैं, उनको अकल ठिकाने आ जाएगी। आप एक तरफ कहते हो आदिवासी हिंदू नहीं है और वोट बैंक के लिए जाके आप दुर्गा पूजा और शिवरात्रि पूजा के मंचों पे जाके बैठते हैं। मत जाइए ना, आपको अपने घर के पास लिखवा दीजिए मैं हिंदू नहीं हूँ। लेकिन एक ईसाइयों के वोट के लोभ में आप गलत तथ्य देंगे, गलत बात करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रवि जी, वर्तमान जो राजनीतिक परिवेश में हम देखना चाहें तो उसमें अभी वर्तमान में क्या कुछ आपका
दृढ़ इच्छा शक्ति है। आगामी कुछ महीने में यहाँ छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या कुछ इच्छा जताते हैं आपसे? हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी बहुत बेसब्री से इस चीज़ को जानना चाहते हैं। क्या आप कुर्सी की राजनीति करते हैं या फिर आप ज़मीनी जो लोग हैं उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं? भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ने के बाद एक ही बात मैं कहूँगा कि हम राष्ट्रीय राजनीति करते हैं। राष्ट्रनीति हमारी राजनीति है। निश्चित ही आपका कहना जो आप गोल घुमा के कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, नहीं, गोल नहीं। आपको मैं बताऊं, संगठन लड़ाएगा, संगठन ने तय करेगा तो हम वो काम करेंगे। मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता था, जिला कार्य समिति सदस्य था भारतीय जनता पार्टी का। वहाँ से संगठन ने तय किया कि आपको राष्ट्रीय मंत्री बनना है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का। मैं राष्ट्रीय मंत्री बना। संगठन को लगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में रवि की उपयोगिता हो सकती है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते अपना 100% देने का कार्य कर रहा हूँ। निश्चित ही मेरे कार्य में और भी सुधार ला के छत्तीसगढ़ में कमल खिलाना है। इस कमल खिलाने में अगर एक चेहरा रवि भगत होगा तो वो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। संगठन कहेगा नहीं लड़ना है तुमको, तो मैं पूरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे वरिष्ठ जो टारगेट तय करेंगे उस टारगेट को पूरा करने में अपना तन मन धन और पूरे समर्पण के साथ लगेंगे हम। चलिए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत कीमती समय निकाल करके हमारे पंचायत टुडे न्यूज़ के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद के साथ खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें पंचायत टुडे न्यूज़ और बने रहे हमारे साथ। आप हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं।